एंड वेलकम बैक। दरअसल ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी ओल्ड एज वूमेन के बारे में बताती है जो कि 74 ईयर ओल्ड है। इसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी फैमिली को बर्डन है, फॉर दैट वो डिसाइड करती हैं कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर चली जाएंगी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा मिरेकल होता है जिस मूवी में देखेंगे। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड जो कि एक 74 ईयर ओल्ड वूमेन होती हैं। उसका नाम है मालसून और वो एक रेस्टोरेंट में काम भी करती हैं। दरअसल उनका एक बेटा भी है और उनके एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड डॉटर भी है, मतलब उनकी फैमिली पूरी कंप्लीटेड है और वो अपनी फैमिली को काफ़ी प्यार भी करती हैं। दरअसल उन्हें अपने बेटे हुनचुल से बहुत ही ज़्यादा ही लगाव है और एंड वो हुनचुल को अभी तक एक छोटे से बेबी की तरह ट्रीट करती हैं। उनकी डॉटर इन लॉ एजा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। इसके बाद उनके ग्रैंडसन जीहा को देखते हैं जो कि एक बॉय बैंड में एक मेन सिंगर काम करता है। इसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि जी हाँ, तुम ऐसे बॉय बैंड में काम करना बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई करो। यहाँ पर मालसून उसे पूरा सपोर्ट करती है और कहती है कि ये कोई गलत बात नहीं है कि हम सिंगर बने। इसके बाद वो जीहा को काफ़ी सारी टिप भी देती हैं। इसके बाद जीहा अपनी ग्रैंड मदर को थैंक यू बोलता है बिकॉज वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। यहीं पर हम एजा की बात करें तो बीमार होती जा रही थी और इसके बाद हम उसकी ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आलसी है और वो पढ़ाई लिखाई भी में भी अच्छी नहीं है। इसके बाद वो कहती है कि मॉम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बस सोना है। मालसून जब यंग थी तो वो एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने हुनचुल की बहुत ही अच्छे से देखभाल की थी। दरअसल उनके हस्बैंड की डेथ काफ़ी पहले हो चुकी थी और उसके बाद उन्हें सिंगल मदर होकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ी। इसके बाद एजा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एजा हुनचुल से कहती है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी हुनचुल कहता है कि शायद ये दरअसल मॉम की वजह से हुआ होगा मालसून के साथ। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो मालसून को ओल्ड एज होम भेज देंगे बस कुछ दिनों के लिए, ताकि जब एजा ठीक हो जाए तो उसे वापस ले आएंगे। यहीं पर जी हाँ इसके लिए तैयार नहीं होता और कहता है क्या हम ऐसे ही ग्रैंड मदर को कहीं भी नहीं भेज सकते, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तभी हाना कहती है कि अगर मॉम यही चाहती हैं तो हमें करना चाहिए। लेकिन मालसून सब कुछ सुन चुकी थी और वो सोचती है कि सच में वो बर्डन बनती जा रही है अपनी फैमिली पर। आफ्टर दैट जब वो अपने फैमिली के साथ लास्ट डिनर करती हैं और बाहर ही बैठी होती हैं, उनका रोना स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर उन्हें जी हाँ कॉल करता है और कहता है कि ग्रैंड मदर मुझे उनके हाथ का खाना खाना है और वो अपने कुछ फ्रेंड को भी लेकर आ रहा है। तभी यहाँ पर मालसून कहती है कि ठीक है, का वेट करेगी। के बाद वो सेल्फ पोर्ट्रेट स्टूडियो पे जाती है जहाँ पर उसकी फ़ोटो खींचते ही उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जब वो बस की तरफ भागती है और बस में बैठ जाती है, यहाँ पर एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करता है और मालसून सोच रही थी कि क्या ये एक पागल छोटा सा बच्चा 74 ईयर वुमेन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इसके बाद वो उस बंदे को काफ़ी ज़ोर से मारती है। जब अपना चेहरा मिरर में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो स्वीट 16 लग रही है। आफ्टर दैट वो एक शॉप पर जाती है, यहाँ पर वो कुछ पिल्स खाती है और कहती है क्या वो यंग लग रही है। यहाँ पर वो दो लोगों से पूछती है, तभी वो कहते हैं कि हाँ आप 19 या फिर 20 लग रही हैं। इसके बाद मालसून का दिमाग ख़राब हो जाता है और कहती है क्या ये कैसे हो सकता है, वो तो अभी ओल्ड एज में थी, यंग कैसे हो गई। मानसून के लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद वो सोचती है कि हटो यार, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए नई जीने को मिली है तो मुझे जीना चाहिए। यहाँ पर उसकी फैमिली इस बात के लिए परेशान हो रहे थे कि आखिर मालसून गई कहाँ, लेकिन मालसून तो अपनी ज़िंदगी जीने में लगी हुई थी। इसके बाद वो शॉपिंग पर जाती है, यहाँ पर वो ढेर सारी शॉपिंग करती है और अपनी 20s की ज़िंदगी फिर से रिव्यू कर लेती है। आफ्टर दैट हम मानसून को देखें तो उसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। इसके बाद अपने फ्रेंड मिस्टर पार्क के यहाँ रहने के लिए जाती है। दरअसल ये उसके ओल्ड एज पार्टनर हैं जो कि उसके अभी भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। यहाँ पर मिस्टर पार्क की बेटी उनके घर पर होती है जो कि मालसून को रहने के लिए जगह दे देती है। इसके बाद वो कमरा रेंट पे लेती है। यहाँ पर उसे पैसे ऐंठने के लिए होती है, बट मालसून कहाँ मानने वाली थी और कहती है तुमने मुझे पागल समझ रखा है, मैं यहाँ पर बगल वाले रूम में रहूँगी, इसके ऊपर सीढ़ियाँ भी नहीं है, तो तुम मुझसे ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। तो मालसून कहती है कि हाँ कि कौन पता है, तो ज़्यादा चालाकी की ना तो तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। बाद उसी रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी। आफ्टर दैट वो यहाँ पर सिंग करती है और जब वो गाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज हम मानसून की बात करें तो अपनी 20s में काफ़ी अच्छी सिंगर हुआ करती थी। उसे ऑडिशन का भी ऑफर मिला था बट उसने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसे अपने बेटे का चुल का ख्याल जो रखना था। हमें यहाँ पे अपने फर्स्ट में लीड चिंगू की एंट्री होती है। दरअसल वो एक टीवी डायरेक्टर है और वो यहाँ पर अपने नए बैंड को ढूंढ रहा होता है, मतलब कोई ऐसी सिंगर जो कि अपने दिल से गाती हो, ना कि अपने गले से। लेकिन जब वो यहाँ पर मानसून की आवाज़ सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। उसे एक ही नज़र में मानसून काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। जब मानसून यहाँ पर जीहान को भी देखती है जो कि उसका ही गाना सुन रहा था, इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। तभी जीहा और चंगू उसके पीछे पीछे भागते हैं कि आखिर मानसून कहाँ गई, बट वो फरार हो चुकी थी।
जी हाँ, मानसून से मिलने के लिए उसके घर पर पहुँच जाता है, तो यहाँ पर मानसून उसे छुपती है बिकॉज़ अपने ग्रैंडसन से मिलना उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। यहाँ पर जी हाँ तो सोच रहा था कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अब उसे क्या पता कि ये उसकी ग्रैंड मदर हैं। तभी वो अपना नाम ओदूरी इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर जी हाँ कहता है कि री अच्छा नाम है। इसके बाद यहाँ पर जी हाँ उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। दरअसल मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। इसके बाद यहाँ पर ओदूरी को लगता है शायद उसका ग्रैंडसन उससे ही अपने प्यार का इज़हार करने वाला है। यहाँ ओदूरी से कहता है कि दरअसल तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। यहाँ पर ओदूरी सोच रही थी छोटे से बच्चे, मैंने ही तुम्हारा नाम रखा है और तुम मुझे ही बता रहे हो। उसे लगता है शायद वो उससे अपने प्यार का इज़हार करेगा। तब यहाँ पर ओदूरी उठकर चिल्लाने लगती है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम क्या बोल रहे हो। तभी हमारा जी हाँ कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ दरअसल हमारे बॉय बैंड में लीड वोकलिस्ट की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं ये करना चाहूँगा। तभी वो कहती है क्या मतलब मुझे गाना गाना है। और ये सपना तो दरअसल हमारी ओदूरी का बचपन से था, बट उसके 20s में काफ़ी सारी घटनाएं हुई जिसके बाद उसे कभी मौका ही नहीं मिला अपनी खुद की ज़िंदगी भी इंजॉय करने का। इसके बाद वो अपने ग्रैंडसन के साथ उसके बॉय बैंड में जाती है जहाँ पर वो उनका गाना सुनती है तो उसके कान फटे जाते हैं बिकॉज उनका स्टाइल एकदम रॉकिंग वाला था। और जब उनका स्टाइल दिखती है तो वो परेशान हो जाती है और कहती है क्या भाड़ी कौओं की तरह बने हुए हो। इसके बाद वो जिया से कहती है कि ऐसे गानों से तुम कहीं भी नहीं जा सकते, हमें एक बढ़िया सा स्वीट सा गाना गाना चाहिए जिसमें वायलिन हो और मेरी स्वीट सी वॉइस हो। इसके बाद जिया कहता है कि हाँ जो भी तुम कहो बट हमें अच्छे से आगे बढ़ना है। उनके पास परफेक्ट प्रैक्टिस करने की भी जगह नहीं होती है। इसके बाद वो सभी पब्लिक के सामने ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते हैं। दूरी के वोकल के साथ उनका बैंड काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाता है। काफ़ी सारी भीड़ ओदूरी का गाना सुनने के लिए आती है बिकॉज वो काफ़ी अच्छी सिंगर है। यहाँ सेंगवू तो कब से ओदूरी को ढूंढ रहा था। इसके बाद जब उसे ओदूरी दिखती है तो पीछा करता है। यहाँ पर ओदूरी को समझ में आ रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसके बाद वो फिश उठाकर उसके ऊपर हमला करती है और कहती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, सुनो मैं ऐसी घटिया हरकतों से ना बहुत ही जल्दी वाकिफ हो जाती हूँ। यहाँ पर सेंगवू कहता है कि प्लीज़ मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, मैं कुछ अच्छा प्रोग्राम लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तभी ओदूरी कहती है कि चलो हटो, तुम किसी काम के भी नहीं हो। उसके पास ही पुलिस आती हुई दिखती है। इसके बाद वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और पुलिस सेंगू को पकड़ कर ले जाती है। कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जी हाँ दूरी को अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करता है। यहाँ पर वो सभी से काफ़ी अच्छे से मिलती है और अपने रूम में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड ले लेती है जिसे वो उसे एक्टिवेट करना था। यहाँ पर जब चूल वहाँ पर आता है तो उसे ग्रीट करती है। सभी लोग सोचते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उसे लगता है कि नहीं, वो अपने बेटे को सबके सामने ऐसे ग्रीट नहीं कर सकती। इसके बाद हिंचुल उसे देखकर काफी परेशान होता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दरअसल हम बात करें तो मानसून के जाने के बाद उनकी फैमिली काफी अकेली हो गई है। एजा अभी भी अपनी मदर इन लॉ को काफी मिस करती है। ह्यूनचुल तो उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान है और जी हाँ तो अभी भी अपनी ग्रैंड मदर को काफी मिस करता है। हाना का पता नहीं। जब अपने ग्रुप को ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर सेंगू ने एक ही झटके में अपने ग्रुप में इनवाइट कर लेता है और कहता है कि ये ग्रुप एकदम परफेक्ट है। दरअसल तुमने सारे ऑडिशन देखे ना, इनसे अच्छा ऑडिशन किसी का हुआ ही नहीं है। तो मैं इस बात के लिए पक्का श्योर हूँ कि अब हम इन्हें फाइनली अपनी टीवी पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और ये फाइनली हमारे मेन ग्रुप होंगे। इसके बाद उसके असिस्टेंट कहती है कि तुम ऐसे फैसला नहीं ले सकते, ये अभी बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, इनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है स्टेज का। यहाँ पर सिंगू कहता है कि कुछ भी हो बट हमें इन्हें अभी के अभी कुछ ही दिनों में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। ये सभी एकदम परफेक्ट हैं एंड मुझे इन पर पूरा यकीन है। जी हाँ इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर दूरी उसके बट पर मारते हुए उसे ग्रीट करती है। इसके बाद ये सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं बिकॉज इनका बॉय बैंड अब पॉपुलर जो होने वाला था। यहाँ पर मिस्टर पार्क मानसून को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। दरअसल मिस्टर पार्क का जो क्रश है वो मानसून पर बचपन से था बट वो उनके कभी पास जा नहीं पाए। इसके बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गई बट अब ओल्ड होने के बाद भी उनका प्यार मानसून के लिए बराबर ही है। यहाँ पर जब उन्हें दूरी पर शक होता है तो सामान में वो झाड़ फूँक करते हैं और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पर दूरी भी उन्हें बात बताने के लिए तैयार हो जाती है बट काफ़ी परेशानी के बाद इसका मिस्टर पार्क उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। ये बात अलग है कि काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ बट तुम्हें अपनी ज़िंदगी अगर जीने को मिली है तो तुम्हें इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। दूरी का मेन टीवी कॉन्सर्ट होता है। उसके बाद मिस्टर पार्क उसे काफ़ी यंग बनकर उसे उसके कॉन्सर्ट की जगह पर छोड़ते हैं। यहाँ पर दूरी अपना गाना सिंग करती है तो सब फैन उसके लिए क्रेजी हुए जा रहे थे। यहाँ पर सुंगबू भी दिल थाम कर उसके गाने को सुने जा रहा था। इसके बाद दूरी अपना गाना सिंग करती है जो कि यहाँ पर जिहा ने लिखा था और ये गाना बिल्कुल उसकी पूरी लाइफ स्टोरी बता रहा था कि कैसे वो यंग एज में प्रेग्नेंट हो गई और उसके हस्बैंड की डेथ भी तभी हो गई। फिर उसने कैसे ह्यूंगचुल को बड़ा किया और कैसे अपनी फैमिली को संभाला। पहला कॉन्सर्ट
इतना ज़्यादा सक्सेस पा लेता है। इसके बाद ये सभी वाटर पार्क जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर पार्क भी थे जो कि बूढ़े होते हुए भी जवानी का मजा लूट रहे थे। इसके बाद जब वहाँ पर ये सभी एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी दूरी पानी में डूबने लगती है। स्विंगबू से बचा लेता है। दरअसल स्विंगबू हमारी दूरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उसे उसकी आवाज़ से और उसकी नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, बिकॉज वो सबसे हटके है। उसका जो बिहेवियर है वो भले ही बड़ों जैसा है, बट हरकतें भी बच्चों जैसी हैं। यहाँ पर दूरी भी स्विंगबू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और कहती है कि आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू। इसके बाद जब दूरी अपने पैर की तरफ देखती है तो उसके पैर में चोट लग गई थी। यहाँ पर स्विंगबू उसकी हेल्प करने के लिए होता है, बट वो यहाँ से चली जाती है। तभी घर जाकर मिस्टर पार्क उससे कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड जहाँ से ड्रेन हो रहा है वहाँ पर तुम अपना ओल्ड घर पाती जा रही हो, मतलब अगर तुम्हारा ब्लड ड्रेन किया गया तो तुम फिर से वही ओल्ड वुमेन बन जाओगी। वह मिस्टर पार्क की बेटियों ने ऐसी हालत में देख ली थी और उससे ऐसा शक हो जाता है कि ओल्ड एज वाले डैड 20 ईयर ओल्ड वुमेन के साथ रिलेशनशिप में है। यहाँ पर वो दूरी को काफी ज्यादा मारती है और उसे घर से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद उसके डैड उसी पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो ऐसे किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकती। इतनी ज्यादा गुस्सा होने पर दूरी को घर छोड़कर जाना पड़ता है और उसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। इसके बाद वो सेंगबू को कॉल करती है। यहाँ पर सेंगबू कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद रहने तक का ठिकाना नहीं था। तभी सेंगबू उसे अपने घर पर लेकर आता है। यहाँ पर उसका घर काफी बड़ा था और वो अकेला ही उस घर में रहता है। और सेंगबू से बात करने पर दूरी को पता चलता है कि सेंगबू बचपन से ऑर्फन है और उसने कभी भी अपनी मॉम का प्यार पाया ही नहीं। अब बताइए वो दोनों बातें करते करते एंड ड्रिंक करते करते वहीं पर सो जाते हैं। दूरी उसे कंबल देती है और कहती है कि तुम ड्रिंक करने में अच्छे नहीं हो तो ड्रिंक मत किया करो। दरअसल दूरी भी सेंगबू को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी और वो यंग बनी रही तो शायद उसका जो रिलेशनशिप है वो सेंगबू के साथ आगे प्रोसीड हो। सेंगबू दरअसल जिहा के नए ग्रुप का जो गाना होता है उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद जिहा गुस्सा हो जाता है। जब दूरी से मनाने के लिए आती है तो दूरी से कह देता है कि तुम तो सेंगबू के साथ नाइट स्पेंड भी कर आई हो, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। तभी दूरी उसे मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम भी छोटे हो, तुम्हारा बड़ा मुंह बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। आखिर उसकी ग्रैंड मदर जो है तो हरकतें तो उसकी ग्रैंड मदर जैसे ही रहेंगी। इसके बाद वो उसे मॉम की तरह मार तो लेती है, बट बाद में उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती है और कहती है ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब करना पड़ता है। उस बच्चों को मारने के बाद उन्हें सहलाना भी पड़ता है। यहाँ पर जिया कहता है कि लेकिन वो बच्चा नहीं है तुम्हारा। यहाँ पर दूरी कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम अपना मुंह चलाना बंद करो। इसके बाद उन्हें नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे दूरी जिहा सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं बिकॉज ये उनका मेन कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं और जिहा अपना लिखा हुआ गाना उसमें प्ले करेगा जो कि उसका सपना था। यहाँ पर दूरी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी। दूरी और सेंगवू एक साथ एक डेट पर जाते हैं। यहाँ पर सेंगवू उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये सभी अपनी लव लाइफ के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर सेंगवू कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वही दूरी कहती है कि नहीं, उसका नहीं है। यहाँ पर संगवू और दूरी भी एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे। जब संगवू दूरी को छोड़ने के लिए आता है तो वो उसे एक हेयर पिन गिफ्ट करता है और दूरी उसे बदले में एक चॉकलेट गिफ्ट करती है और वो उसके हेड पर किस करता है और ये उसका एक इमोशन होता है जिससे वो बता रहा था कि वो उससे कितना ज्यादा पसंद करता है और दूरी भी तो उससे पसंद करती ही है। सभी का आज कॉन्सर्ट होता है। दूरी तो अपनी जगह पर पहुंच गई थी बट जी हाँ अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। यहाँ पर संगू उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए, कॉन्सर्ट 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद जिहा को कोई रास्ता नहीं दिखता और वो साइकिल से जल्दी जल्दी जाने लगता है, बचता है बट आखिर में उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है। यहाँ पर जब दूरी को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल जाने के बजाय सभी से कहती है कि नहीं, हमें जिहा का सपना पूरा करना है। मैं उसके लिखे हुए गाने को उसी तरह गाऊंगी जैसे अच्छी तरीके से मैं गा सकती हूँ। इसके बाद इनका कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है। दूरी उसे अपने दिलो जान से गाती है। यहाँ पर पूरे कॉन्सर्ट में वो एक जान सी डाल देती है। सभी उस सॉन्ग को सुनकर काफी ज्यादा खुश थे। पर संगू भी दूरी पे प्राउड कर रहा था बिकॉज उसने पूरे कॉन्सर्ट को बचा लिया। यहीं पर हम जिहा को देखें तो उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। इसके बाद दूरी सीधा हॉस्पिटल के लिए भागती है। जिहा को ब्लड की जरूरत थी और वो ब्लड ग्रुप सिर्फ उसकी ग्रांडमा का था, मतलब दूरी का। दूरी आ जाती है और कहती है कि उसका भी ब्लड ग्रुप सेम है तो ब्लड देने के लिए तैयार है। मिस्टर पार्क दूरी को रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा ब्लड ड्रेन हुआ तो उसके बाद तुम हमेशा के लिए वही ओल्ड एज बन जाओगी और मैं नहीं चाहता तुम ये सब करो। तभी दूरी कहती है कि उसे अपने ग्रैंडसन के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ह्यूनचोल उसे अप्रोच करता है और उसने सारी बातें सुन ली थी और कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं आपको काफी ज्यादा परेशान कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं जिसे आप पसंद करती हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी 20s की ज़िंदगी किसी बच्चे को संभालने में लगा दें जैसा कि आपने पहले किया था। और मुझे लगता है कि आपका एक बहुत ही प्यारा सा बेबी हो जो कि मेरी तरह बुरा ना हो और वो आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे। पर इमोशनल बातों का सिलसिला चल रहा था। तभी यहाँ पर दूरी कहती है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो चाहती है कि वो स्ट्रगल करे अपनी हर जिंदगी में और तुम्हारे जैसा बेटा पाए।
और कहती है कि उसका प्यार कभी भी कम नहीं होगा और वो अपने ग्रैंडसन को ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसे ना जैसे अपने बेटे को बचा लेगा, बट आप अपनी ज़िंदगी स्पॉइल मत कीजिए दोबारा मेरे लिए। लेकिन दूरी तैयार नहीं होती और मैं ब्लड देने के लिए तैयार थी। सिंगू भी दूरी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आता है। यहाँ पर दूरी उसे देख लेती है, पर सिंगू उसे लास्ट टाइम तक नहीं देख पाता। इसके बाद ब्लड जाते ही वो एक ओल्ड एज वुमन में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि वो पहले थी। रानी मासूम को देखते हैं। यहाँ पर मासूम अपने ग्रैंड सन जीहा का कॉन्सर्ट अटेंड करती है और उसकी ग्रैंड डॉटर हाना भी लीड वोकलिस्ट बन गई थी उसी ग्रुप की, उसकी जगह। इसके बाद वो सभी का विदा खुश थे। मासूम लास्ट टाइम संगू को देखती है, जो कि लड़की के साथ बात कर रहा होता है, पर सिंगू उसे देखता रह जाता है और मासूम वहाँ से चली जाती है। और मासूम के बालों पर अभी भी वही हेयर क्लिप थी जो कि उसे संगू ने गिफ्ट की थी। और हम समझ सकते हैं कि उनका प्यार तो अभी तक संगू ही है। हम उसकी हेयर क्लिप से समझ सकते हैं। यहीं पर हम मिस्टर पार्क को देखें तो उन्हें फिर से वही शॉप दिखती है। जाने के बाद मासूम सीधा दूरी बन गई। इसके बाद वो उस फोटो शॉप पे जाते हैं और सरप्राइजिंगली वो मिस्टर पार्क तो सीधा किम सो यून में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मासूम के पास आते हैं और अपनी बैग से उतरते हैं और इसके बाद कहते हैं कि चलें क्या। यहाँ पर मासूम कहती क्या तुम भी यंग हो गए। यहाँ पर किम सो यून कहता है कि मुझे भाव दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं यंग हो चुका हूँ तो बचकर रहना चाहिए। क्या पता मैं किसी जवान लड़की के साथ चला जाऊँ। और इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दरअसल ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात तो ये पूरी मूवी उस वुमन के अराउंड घूमती है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार दी और लास्ट टाइम पर भी उनके पास उनकी खुद की ज़िंदगी थी, पर उन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी ग्रैंडसन की ज़िंदगी बचाना ज़रूरी समझा। मासूम का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है। फैमिली मेम्बर की बात करें तो मासूम के जाने के बाद उन्होंने मासूम को उतना ही मिस किया जितना कि मासूम ने उन्हें। तो उनकी फैमिली उनसे भी नहीं चाहती थी कि वो दूर चली जाए, बट सभी को उनकी ज़रूरत महसूस होने लगी। और इसी के साथ हमारी इस मूवी की पता नहीं आधी हैप्पी बट आधी सैड भी एंडिंग होती है। बिकॉज मैंने सोचा था शायद मासूम हमारे सिंगू के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करेंगी, बट नहीं यार, ये एंडिंग भी बिल्कुल सेटिस्फाइंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा या फिर मूवी के साथ। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।